नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है बिन ब्याह बाप और इसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 13वां पार्ट है। दोस्तों, पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बिन ब्याह बाप के नाम से। उस प्लेलिस्ट में सारे पार्ट दिए हुए हैं। पहले वो पार्ट पढ़िएगा, उसके बाद आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए इस 13वें पार्ट को शुरू करते हैं। पुष्पा बुआ ने जब शिल्पा को सौरभ की बाहों में देखा तो वो थोड़ा ठिठक गई। यूं अचानक उन्हें देखकर शिल्पा और सौरभ भी अचकचा गए। शिल्पा संकुचाते हुए वहां से बाहर निकल गई। सौरभ भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। पुष्पा अचानक यह सब देखकर पहले तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर शिल्पा को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सौरभ नाना नानी के पास चला गया। पुष्पा भुआ ने शिल्पा से पूछा, यह सब क्या था शिल्पा बेटा? शिल्पा थोड़ा नर्वस थी। वह बोली, भुआ, सौरभ मुझे अच्छा लगता है, वह भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों के विचार काफ़ी मिलते हैं। हालांकि सौरभ की मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी मैं सौरभ को अपना जीवन साथी बनाना चाहूँगी, अगर पापा और आप सबकी सहमति होगी तभी। पुष्पा थोड़ा गुस्से में, और अगर हम मना कर दें तो? शिल्पा, अगर मना करने की वजह जायज़ हो तो अवश्य मैं भी मना कर दूंगी, लेकिन खाली इसलिए कि मैंने सौरभ को अपने आप चुना है। तो पुष्पा व्यंग की हंसी हंसते हुए, यदि तुम्हारे पापा मना कर दे तो? शिल्पा ने कहा, तो बुआ अगर जेन्युइन होगी वजह तो ज़रूर मना कर दूंगी। पुष्पा थोड़ा सोचकर, शिल्पा तुम्हारे पापा बहुत ही भावुक इंसान हैं, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम इतनी नादान नहीं हो। तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना है, वरना कहीं हम सब की परवरिश पर लोग उंगली ना उठाए। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पापा के मान के खातिर कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। पापा ही क्यों, आप, फूफा जी, घनश्याम अंकल, चंपा काकी, दादी, आप सब मेरे लिए सब कुछ हो। आप सब ने मुझे जो प्यार दुलार दिया है न, वह मैं कभी नहीं भूल सकती। भुआ, आप भी परखिए सौरभ को। मैं तो आपसे खुद ही बात करने वाली थी, लेकिन अब आपको पता चल ही गया है, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जहाँ तक मेरी बात है, तो पिछले 1 साल से जब से मैं सौरभ को जानती हूँ, वह बहुत ही समझदार, रिश्तों के प्रति ईमानदार ही लगा मुझे। बाकी आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप मेरी बुआ ही नहीं, शिक्षिका और दोस्त भी हैं। आपसे ही मैं अपने मन की सब बातें कर सकती हूँ। पुष्पा शिल्पा की बातें सुनकर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी समझदार हो गई कि आज मुझे तुम पर नाज हो रहा है। शिल्पा पुष्पा के गले लग जाती है। पुष्पा कहती है, मैं तो तुम्हें बच्ची ही समझ रही थी, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो। आज हमें अपने आप पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरी भतीजी हो। शिल्पा, बुआ आप भी। इतने में दयानंद जी शिल्पा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। शिल्पा, कहाँ है मेरा बच्चा? पापा को पूछ ही नहीं रही है दोस्तों के चक्कर में। शिल्पा और बुआ आश्चर्यचकित हो एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि दयानंद जी कभी इस तरह की बातें नहीं करते हैं। शिल्पा तो अपने पापा के गले लगकर काम का बहाना कर वहां से निकल गई। पुष्पा भी जाने लगी तो दयानंद जी पुष्पा से कहने लगी, पुष्पा, सौरभ कैसा लगता है तुमको? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मुझे अच्छा लड़का लगता है। अब शिल्पा भी तो शादी के लायक हो रही है ना। कैसा रहेगा शिल्पा के लिए अगर सोचे तो? पता नहीं, कभी इस नज़र से सोचा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसी बात आई है तो आपने ज़रूर कुछ देखा होगा जिसमें तभी ऐसा कह रहे हैं। हाँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझने वाला लगा। घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए? तुमको ही सब देखना है। ये देखा भला परिवार है, लड़का है। सौरभ के नाना जी ने भी शिल्पा को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा है। भले ही हंसी हंसी में ही कही यह बात उन्होंने, लेकिन मुझे भी रिश्ता जच रहा है। अच्छा, सौरभ के नाना जी भी इच्छुक हैं इस रिश्ते के लिए? पुष्पा बोली। दयानंद जी, हाँ मुझे तो ऐसा ही लगा। तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करो उसकी नानी से बात 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 में, और शिल्पा का मन भी टटोलो। पुष्पा ने शिल्पा और सौरभ की बात दयानंद जी को अभी बताना ठीक नहीं समझा। वो उसके पिता थे, वो कभी भी अपने बेटी के बारे में यह जानकर थोड़ा परेशान ही होंगे कि वह किसी लड़के के प्यार में है, क्योंकि उस दौर में तो बेहद ज़्यादातर शादियाँ माँ बाप की रजामंदी से ही तय होती थी। एक दिन सारा परिवार एक साथ हॉल में बैठा था, तो सौरभ के नाना जी ने दयानंद जी दोनों रिश्ते की बात छेड़ी।
तो वे तपाक से बोल पड़े, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर शिल्पा जैसी लड़की हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। दोनों की जोड़ी भी कितनी प्यारी लगेगी। पुष्पा मेले के आयोजन की तैयारियों में जुट गई। सौरभ ने बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ मेले के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबको बहुत मजा आया। मेला बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। शिल्पा के फूफा जी ने सौरभ से बात की कि वह शिल्पा के बारे में क्या सोचता है। उसको भी उनकी सोच अच्छी लगी, तो सभी ने आपस में मिलजुल कर दोनों के रिश्ते के लिए हामी भर दी। बस सौरभ की मां को मनाना ही सबसे कठिन टास्क था। उसकी जिम्मेदारी सौरभ के नाना जी ने ले ली। पूरा परिवार बहुत खुश था। शिल्पा और सौरभ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऑफिशियली उनके रिश्ते को घर वालों की मंजूरी मिल गई थी। इसी खुशी में सबने दार्जिलिंग घूमने का प्रोग्राम बनाया। सौम्या, संजू, शिल्पा, सौरभ सब ने जाने की पूरी तैयारी कर दी और तीनों परिवार बस 10 दिनों के लिए छुट्टियां मनाने निकल पड़े। बुजुर्गों की पूरी तैयारियां कर दी गई। शिल्पा और पुष्पा ने किसी की दवाई, किसी की छड़ी, चश्मा, नकली दांत के सेट, सभी जो जरूरी था। घनश्याम जी और चंपा काकी ने घर का जिम्मा ले लिया। घर वालों को किसी को भी नहीं पता था कि शिल्पा और सौरभ एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते थे। ना ही उन चारों में से किसी ने उन्हें बताया और ना ही पुष्पा बुआ ने किसी को बताया। जब भी बड़े लोग उन दोनों के रिश्ते की बात करते तो दोनों ने चुपचाप बड़ों की बात मान ली, तो वे सब मन ही मन हंसते। मेला संपन्न होते ही वे सब घूमने निकल गए। ट्रेन का इतना लंबा सफ़र, सब लोग हंसते खेलते गाते खाते पीते पहुंच गए दार्जिलिंग की हसीन वादियों में। वहां की सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। घूमने का आनंद भी तभी होता है जब बहुत सारे लोग हों। इस टोली में तो हर उम्र के लोग थे, तो थोड़ा सामंजस्य बिठाना पड़ता है। वैसे तो सभी सदस्य शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, फिर भी सबका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर सौरभ सतत तैयार रहे थे। संजू के नाना जी भी सबका ध्यान रख रहे थे और तीन तीन जूनियर डॉक्टर शिल्पा, सौम्या और संजू भी थे। दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में शिल्पा और सौरभ की प्रेम कहानियां, जिसको सभी घर वालों की मंजूरी मिल चुकी थी, एक नया परवान चढ़ रही थी। विभिन्न परिवेश, विभिन्न प्रदेश में आए सभी लोगों को ईश्वर ने मानो एक डोर में पिरो दिया था। सभी एक दूसरे से बहुत मन से जुड़ गए थे, मानो जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। खुद से ज़्यादा एक दूसरे की परवाह, यही तो मानवता है। यही प्रेम भाव, सहयोग की भावना, सबकी देखभाल, इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। संजू ने तो न जाने कितने ही सुनहरे पल अपने कैमरे में कैद कर लिए थे। सभी बुजुर्ग भी अपनी उम्र के को किनारे सरका कर बच्चे बन गए थे। शिल्पा, सौरभ चुपके चुपके, चोरी चोरी कुछ हसीन पल सबकी नजरें बचाते हुए सिर्फ अपने लिए चुरा ही ले रहे थे। उस जोड़े को क्या पता कि सब अनुभवी घाघ हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही परख लेते हैं कि दोनों के मन में क्या चल रहा है। अनुभव का कोई विकल्प देखा है किसी ने क्या? फिर भी वह नवागंतुक जोड़ा अपनी गुटरगू में व्यस्त कुछ निजी पल एक दूसरे के लिए चुरा ही लेता। कभी सब मिलकर उन दोनों को छेड़ते तो शिल्पा की आंखों की हया उनके गालों पर उभर लाली के रूप में खिल उठती और उसके मन का सारा भेद खोल देती। तो कभी सौरभ की धारा प्रवाह बोलने की रफ्तार हकलाहट में बदल जाती, जिसका लुत्फ सभी जोड़े उठाते और अपने जवानी के दिनों में पहुंच जाते और यादों की गलियारों में थोड़ी देर ही सही खूब डूबते उतरते। फिर खुद ही शर्मा कर वर्तमान में लौट आते। फिर मन ही मन सबसे आंखें चुराते। सौरभ शिल्पा के इर्द गिर्द ही भंवरा बन मंडराता रहता। वही शिल्पा चाहते हुए भी उसका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री को जहाँ मेनका और उर्वशी की अदाओं से नवाजा गया है, वही सीता, अनुसुईया जैसी मर्यादाओं का अनुपालन करने वाले आदर्शों के बानगी भी भारतीय बेटियों की पहचान है। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का हुनर खूब जानती हैं। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर का दौर हो या कलयुग में आधुनिक परिवेश का। शील, लज्जा, धैर्य, त्याग, दया, प्रेम, संस्कार, ममता, ज्ञान से सब भारतीय बेटियों की मूल पहचान है, यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए। उसी का आदर्श उदाहरण थी डॉक्टर शिल्पा। सौरभ के नाना नानी को भी शिल्पा के साथ रहकर उसके गुणों की खुशबू की महक महका रही थी। कौन कहता है कि अपना खून ही तो हो तो ही संतुष्टि मिलती है। कितनी छोटी सोच है समाज की। शिल्पा और दयानंद जी के प्यार को एक दूसरे के लिए त्याग कोई कह सकता है कि वह उनका खून नहीं। एक सरल सीधा इंसान आज इंसानियत की इतनी सुंदर इबारत लिख रहा था कि किसी प्रोफेशनल कलमकार की कलम में भी वह हुनर नहीं जो दयानंद जी की सौम्यता में है।
कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो निस्वार्थ होते हैं। रात दिन बिना किसी भेदभाव के सबको गले लगाना, सबकी जिम्मेदारियां उठाना, सभी को अपनापन देना हर किसी के बस की बात नहीं। शिल्पा और सौरभ सबके बीच रहकर भी कुछ पल चुरा ही ले रहे थे अपने लिए। सभी अनुभवी सदस्यों से कहाँ वे पल छुपा रहे थे। वे मन ही मन मुस्कुराते हुए ये दिखाने का प्रयास कर रहे होते कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। सौरभ सोच रहा था कि काश वे दोनों ही अकेले होते तो शिल्पा से वो अपने मन की बात कह पाता। यहाँ तो कभी कोई ना कोई आ ही जाता है और ऊपर से शिल्पा भी सभी का ख्याल रखने में बिजी रहती है। सौम्या और संजू बहुत कोशिश करते कि सौरभ और शिल्पा दोनों को एक साथ घूमने का समय दिया जाए, मगर ऐसा कम ही हो पाता। ऊपर से 2 पीढ़ी पहले के लोग यानी नाना नानी, मम्मी पापा भी होते तो फिर भी। पुष्पा उसके मन की बात समझ रही थी, लेकिन वह भी बड़ों के आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वे सब घूमते घूमते थक गए थे तो एक दिन सब ने होटल में ही रुककर आराम करने की सोची। उस दिन बच्चों को अलग से घूमने का मौका मिल गया। पुष्पा ने सौरभ से कहा, तुम चारों घूम कर आ जाओ, यहाँ हम सब हैं, सबका ध्यान रख लेंगे, तुम जाओ। वे चारों बहुत खुश थे। वे आज जैपनीज पीस ऑफ पकोड़ा देखने गए। वहाँ दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो हाथ बढ़ाकर आकाश को छू ले। शिल्पा और सौरभ के रिश्तों को आज परिवार को सहमति भी मिल गई थी। संजू और सौम्या उन दोनों को साथ समय बिताने का अधिक से अधिक अवसर दे रही थी। सौरभ शिल्पा इन खूबसूरत पलों को समेटकर अपना दामन भर लेना चाहते थे। सौरभ शिल्पा से बोला, शिल्पा, अब तो हमारे परिवार वालों की सहमति भी हमारे रिश्ते के लिए हमें मिल गई है। तब भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे दूर दूर ही भाग रही हो। शिल्पा, सौरभ, तुम इस रिश्ते को इतना भी आसान मत समझो। अभी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन मिलनी शेष है, जो हम सब पर भारी पड़ेगी, यानी आंटी जी। तो अभी आधी और आसान सफलता ही हाथ लगी है। अभी तो असली पापड़ अब बेलने पड़ेंगे हम सबको। माँ का नाम सुनते ही सौरभ का सारा रोमांस रफू चक्कर हो गया। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या यार शिल्पा, माँ का नाम इस समय याद दिलाना जरूरी था क्या? शिल्पा मुस्कुराती हुई, जी बाबू साहब, ख्वाबों से यथार्थ के धरातल पर आइए। और अब चलिए, हमें होटल वापस भी जाना है। सौरभ को जीभ दिखाते हुए शिल्पा भागती हुई दूर चली गई। सौरभ भी उसके पीछे पीछे भागा। दोनों की हंसी उन वादियों में गूंज उठी। फिर वे सब होटल लौट आए। अगले दिन वे सब शिल्पा के घर के लिए रवाना हुए। शिल्पा, सौम्या, संजू हॉस्पिटल के लिए निकल गई। बाकी सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। दार्जिलिंग से लौटने के बाद शिल्पा, संजू, सौम्या का कॉलेज खुल गया था। अब इम्तिहान ही बचे थे। सभी बच्चे इम्तिहान की तैयारियों में जी जान से जुट गए थे। उधर सौम्या के नाना नानी भी अपने घर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शिल्पा के इम्तिहान होने के बाद ही सौरभ की मम्मी से दोनों की शादी की बात करेंगे। नहीं तो क्या पता वो कैसे रिएक्ट करे। इस रिश्ते के लिए सौम्या के फर्स्ट ना आने के कारण वह शिल्पा को ही समझती थी, इसलिए उससे चिढ़ती भी बहुत थी। उन दिनों वे अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी, तो उन्होंने शिल्पा को भी बहुत भला बुरा कहा। अब जब से सौरभ अपनी एमडी की डिग्री प्राप्त करके भारत आया है, तब से वह खुश रहती। फिर भी नाना जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए यह तय हुआ कि इम्तिहान के बाद ही घर पर शिल्पा और सौरभ की शादी की बात करेंगे। शिल्पा के गांव में हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो चुका था। अब विधायक जी के हाथों उसका उद्घाटन होना था। एग्जाम के बाद शिल्पा, संजू को भी उद्घाटन में पहुंचना था। सौम्या के नाना जी को भी सपरिवार आमंत्रित किया गया था। आधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 बेड वाला हॉस्पिटल उस इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कुछ डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू चल रहे थे, जिससे इंटरव्यू पैनल में सौम्या के पापा, मम्मी, शिल्पा के नाना और 3-4 और डॉक्टर भी थे। सौरभ ने अपने हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी। उसकी मम्मी उसे देखकर अब बहुत अच्छा महसूस करती थी। सबने महसूस किया कि तब से उनका गुस्सा काफ़ी कम हो गया था। वह हर बात में सौरभ से राय मशविरा लेती थी। अब वे सौरभ से कहती, तुम सौम्या को भी गाइड करते रहना। सौरभ भी पूरी कोशिश करता कि वे किसी प्रकार का स्ट्रेस न ले। हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में जब वे पहुंची तो दयानंद जी का आश्रम और हॉस्पिटल देखकर वो बहुत इम्प्रेस हुई। जब उन्होंने वहाँ की व्यवस्था देखी तो वे दयानंद जी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। उनकी एक सहेली की एक बुक एजेंसी थी, जो काफ़ी लेखकों से उनका परिचय था।
सौरभ की मम्मी ने उन्हें भी वहाँ बुला लिया और दयानंद जी के जीवन पर एक कहानी लिखने को कहा। वह तो बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि वे उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती हैं। दयानंद जी ने शिल्पा और पुष्पा की और दोनों बच्चों की तरह मासूमियत से देखा तो उन दोनों ने हामी भर दी। दयानंद जी के जीवन के बारे में सबसे पूछताछ कर पूरे 1 महीने तक शूटिंग होती रही। शिल्पा अपने पापा की हर संभव मदद करती। पूरे इलाके में दयानंद जी के नाम के चर्चे थे। वे सब जानकारियां जुटाकर चले गए। अगले 6 महीने में दयानंद जी पर किताब छपकर तैयार हो चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनकर तैयार थी। आर्ट महोत्सव में जब दयानंद जी के जीवन पर आधारित बिन ब्याह बाप का इनॉग्रेशन हुआ तो सभी की आंखें छलछलाई। दयानंद जी तो फूट फूट कर रो पड़े। वे घनश्याम जी को गले लगाकर बहुत देर तक सुबकते रहे। जब उन्हें स्टेज पर बुलाया गया तो वो बहुत भावुक हो गए। वे सबका अभिवादन कर हाथ जोड़कर बोले, मुझे कुछ नहीं पता यह सब कैसे हुआ। बस मैं तो इस नन्ही सी बच्ची की जान बचाने के लिए इंसान होने के नाते सब करता चला गया तो उसके जीवित रहने के लिए ज़रूरी था, वरना मैं कहाँ किस लायक था। मौसी, घनश्याम, चंपा काकी, पुष्पा, प्रधान जी, गांव वाले सभी का सहयोग मेरे साथ रहा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। हाँ, मेरे अंदर दया थी कि मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। इसलिए मैं जो भी बिना माता पिता के भूखे प्यासे मिले उनको घर ले आता। घर में मैंने खुद नहीं बनाया बल्कि ये भी मेरे पुरखों का ही था। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कमेंट करके आप बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।